मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग मजे से होंगे। तो हम लोग, याद होगा आप लोगों को कि पिछले वीडियो में मैंने यूरोप के राष्ट्रवाद के बारे में बताया था और यूरोप के राष्ट्रवाद के अध्ययन के दौरान हम लोगों ने उसके परिणाम स्वरूप जर्मनी और इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ा और उसी समय मैंने बताया था कि इसका प्रभाव यूनान, हंगरी, पोलैंड, बोहेमिया आदि अन्य यूरोपीय देशों पर भी पड़ा था। तो हम लोग यही देखने का प्रयास करेंगे कि यूनान के राष्ट्रीयता में या यूनान में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और यूरोपीय राष्ट्रवाद का क्या प्रभाव पड़ा। तो आज हमारा शीर्षक होगा यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। राष्ट्रीयता का उदय आज हमारा शीर्षक है, यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। तो यूनान जो है यह यूरोपीय देश है और यहाँ का इतिहास बड़ा ही गौरवमयी रहा है, जिसके कारण इसे पाश्चात्य का स्रोत माना जाता है, पश्चिमी देशों का स्रोत माना जाता है। यहाँ के ज्ञान, विज्ञान, साहित्यिक प्रगति, सभ्यता, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, ये क्षेत्र में इसने जो उपलब्धियां प्राप्त की थी, यह उपलब्धियां यूनानियों के लिए प्रेरणा की स्रोत रही हैं। पुनर्जागरण काल में पश्चिमी देशों ने, यूरोपीय देशों ने इसी से कहें कि यूनान से ही प्रेरणा लेकर के और अपनी तरक्की शुरू की थी। इतने गौरवमयी अतीत होने के बावजूद भी यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था, या ये कहा जाए कि तुर्की का गुलाम था। अपने इतने गौरवमयी अतीत के होते हुए भी, इतने गौरवमयी इतिहास के, स्वर्णिम इतिहास के बावजूद भी यूनान जो था तुर्की का गुलाम था। अब फ्रांसीसी जो क्रांति हुई, जिसका हम लोगों ने पहले ही जिक्र किया है कि फ्रांस में 1830 और 1848 की क्रांतियां हुई थी, तीन क्रांतियों का प्रभाव पूरे यूरोपीय देशों पर पड़ा था, तो इसका प्रभाव यूनान में भी हुआ और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर के यूनानियों ने तुर्की शासन से मुक्त होने के लिए आंदोलन चलाया। तुर्की शासन से मुक्त होने के लिए आंदोलन चलाया। ऐसा इसलिए कि फ्रांसीसी क्रांति से यूनान के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर दौड़ गई, क्योंकि वे धर्म, जाति एवं संस्कृति के आधार पर एक थे और ऐसा होने के कारण इन लोगों में एकता की भावना बढ़ी और राष्ट्रीयता का, राष्ट्रवाद का उदय हुआ और परिणामतः ये लोग तुर्की साम्राज्य से स्वयं को अलग करने के लिए, मुक्त होने के लिए आंदोलन करने लगे। तो इस प्रकार से जो है फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव से यहाँ आंदोलन होने लगा। इसके लिए वहां हिटेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर किया जाता है। क्या होता है, जब फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर के यूनान में राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू होता है, स्वयं को तुर्की साम्राज्य से मुक्त कराने के लिए, अलग कराने के लिए जब ये स्वतंत्रता आंदोलन चलाया जाता है, तो किसी भी देश की स्वतंत्रता आंदोलन को, किसी भी मूवमेंट को जो है कि एक सही दिशा दिलाने के लिए एक संस्था का होना बहुत जरूरी है, एक पार्टी का होना, एक संगठन का होना जरूरी है। इसीलिए वहां भी हिटेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर किया गया। तो क्या होता है, यूनान में राष्ट्रीयता के उदय के दौरान हमने क्या देखा कि यूनान जो है, यूनान तुर्की के अधीन था, तुर्की के अधीन था, तुर्की के अधीन था और इसीलिए फ्रांसीसी क्रांति से, फ्रांसीसी
क्रांति से प्रभावित होकर यूनान में स्वयं को तुर्की शासन से मुक्त कराने के लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ। जब यह आंदोलन प्रारंभ हुआ तो आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए, आंदोलन को दिशा देने के लिए हितेरिया फिलाइक नामक संस्था, हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर किया गया। ओडेसा नामक स्थान पर किया गया। तो इस प्रकार से अब यह आंदोलन एक सही दिशा पकड़ लिया। इस आंदोलन के नेतृत्व करने वाले एक जो है कि संगठन के भी निर्माण किया जा चुका था। तो ऐसे में क्या होता है कि जब ये आंदोलन शुरू हो जाता है तो इस संस्था जो हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना की जाती है इस आंदोलन को मूवमेंट प्रदान करने के लिए। इसका मूल उद्देश्य यही होता है कि यूनान को स्वतंत्र करा करके वहां से तुर्की साम्राज्य को निष्कासित किया जा सके। यूनान की अगर बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि यह पाश्चात्य देशों के ज्ञान का स्रोत रहा है। तो यूनान सारे यूरोपवासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान के पर्याय था। यूनान जो था पूरे यूरोपवासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान का पर्याय था, जिसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक अपनी सरकारों के तटस्थ रहने के बावजूद भी उद्वेलित हो गए। यानी अगर यूरोपीय देश जो देश खुलकर सामने नहीं आना चाहते, जिस देश के शासक खुलकर के सामने नहीं आना चाहते थे, उन देश के भी नागरिकों ने जो है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उद्यत थे। इसी क्रम में इंग्लैंड के एक महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में शहीद हो। यानी पूरा यूरोप की जनता इस आंदोलन के लिए एकदम सक्रिय हो गया था। और ऐसे में इंग्लैंड के एक महान कवि थे लॉर्ड बायरन नाम के, उन्होंने यूनानी स्वतंत्रता के लिए यूनान में शहीद हो गए। अब जब यूनानी स्वतंत्रता के लिए लॉर्ड बायरन यूनान में शहीद हुए तो इससे जो है पूरा यूरोप जो है, पूरे यूरोप की सहानुभूति यूनान को प्राप्त हो गई। पूरे यूरोप की जो है सहानुभूति यूनान को प्राप्त होने लगी। यानी पूरे यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ गई। इधर रूस भी जो है यूनानी स्वतंत्रता का पक्षधर था। अब रूस यूनानी स्वतंत्रता का पक्षधर क्यों था, ये मैं आप लोगों को बता दूं। इससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना किया गया। और लॉर्ड बायरन कहते हैं कि लॉर्ड बायरन नामक इंग्लैंड के महान कवि यूनानी स्वतंत्रता के लिए यूनान में शहीद हो गए।
और इधर क्या हमने बताया कि रूस भी यूनानी स्वतंत्रता का पक्षधर था। अब रूस क्यों पक्षधर था ये समझने के लिए थोड़ा समझते हैं। जो ईसाई जगत है, ईसाई जगत यह दो भागों में विभाजित था, ठीक ना। जो पूरे विश्व में ईसाई जगत है, यह ईसाई जगत दो भागों में विभक्त है। एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स तथा दूसरा रोमन कैथोलिक चर्च। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और दूसरा रोमन कपड़ा पहन क्या वो रोमन कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च। तो इस तरह से हमने क्या देखा, ईसाई जगत ग्रीक ऑर्थोडॉक्स तथा रोमन कैथोलिक चर्च दो भागों में विभक्त था। रूस तथा यूनान जो थे, रूस और यूनान के लोग मिल करके ये जो है ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले थे। रूस और यूनान ये दोनों ही ग्रीक ऑर्थोडॉक्स को मानने वाले थे। तो धार्मिक एकता होने के कारण रूस भी यूनानी स्वतंत्रता का पक्षधर बन गया था। और चूंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि पूरा यूरोप जो है यूनानी स्वतंत्रता का जो है कि पक्षधर था। तो यूनान में क्या होता है कि और भी गंभीर स्थिति कहा जाए कि यूनान में एक विस्फोटक स्थिति तब बन गई जब तुर्की शासकों के द्वारा यूनानी राष्ट्रवादी आंदोलन में संलग्न लोगों को बुरी तरह से कुचलना शुरू कर दिया गया। स्थिति एकदम विस्फोटक बन गई, स्थिति एकदम जो है संगीन हो गई जब तुर्की शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन में संलग्न लोगों को बुरी तरह से कुचलना शुरू किया गया। इसी बीच क्या होता है कि 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो जाता है। क्या होता है कि 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो जाता है। यूनान में विद्रोह शुरू हो जाता है। तो इस तरह से यह आंदोलन एकदम पूरे अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। अब उधर रूस का जो जार था अलेक्जेंडर, वह व्यक्तिगत रूप से तो रूसी स्वतंत्रता का पक्षधर था, परंतु वह खुलकर सामने नहीं आना चाहता था क्योंकि वह ऑस्ट्रियाई संघर्ष से बचना चाहता था। ऑस्ट्रिया के साथ वो संघर्ष नहीं करना चाहता था और इसी भय से, इसी डर से जो रूस के शासक अलेक्जेंडर था वह खुल करके सामने नहीं आता था। ऐसे व्यक्तिगत रूप से वह रूसी स्वतंत्रता का पक्षधर था, वह मेटरनिक से डरा हुआ था। परंतु जब एक नया जार निकोलस रूस का सम्राट बनता है, जब जार निकोलस आता है तो वह किसी भी मायने से ऑस्ट्रिया से नहीं डरता और वह खुल करके जो है ना यूनानी स्वतंत्रता के पक्ष में आ जाता है। तो उस खुल करके समर्थन करना शुरू कर देता है। इसी बीच क्या होता है कि अप्रैल 1826 में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता होता है।
समझौता यही होता है, दोनों आपस में मिलकर के ये समझौता करते हैं कि वे तुर्की और यूनान के बीच में अब मध्यस्थता करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा यूरोप की सहानुभूति यूनान को थी, तो धीरे धीरे यूरोपीय देशों का समर्थन यूनान को मिलना शुरू हो जाता है। यानी क्या होता है कि इस विद्रोह के बाद जो है अप्रैल 1826 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन एवं रूस के बीच समझौता होता है कि वे यूनान एवं तुर्की के बीच मध्यस्थता करेंगे। अब ये निर्णय इधर हो जाता है, ये लोग मध्यस्थता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर जो फ्रांस के शासक चार्ल्स 10वां थे, वे भी इसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। यूनानी स्वतंत्रता में वे भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दिए, वे भी इसमें सक्रियता अपने हासिल की। और तब 1827 ईस्वी में इन तीनों देशों के शासकों ने यह निर्णय किया कि हम मिल करके और यूनानी स्वतंत्रता के लिए अब तुर्की के खिलाफ लड़ेंगे। जब फ्रांस के शासक चार्ल्स 10वां इसमें दिलचस्पी लेना शुरू किया, तो अब ये तीनों देश, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, ये तीनों देश मिल करके और तुर्की के खिलाफ यूनानी स्वतंत्रता के पक्ष में लड़ने का निर्णय करते हैं। और इस निर्णय के बाद जो है वे जो है ना कि यूनान के समर्थन में अपनी संयुक्त सेनाएं नवारिनों की खाड़ी में तुर्की के विरुद्ध उतार देते हैं। अब तीन देशों की संयुक्त सेनाएं जब तुर्की से युद्ध करने के लिए नवारिनों की खाड़ी में उतरती है और उधर तुर्की को किसी देशों का सपोर्ट नहीं मिलता, इसको एक छोटा सा सपोर्ट केवल मिस्र के द्वारा मिलता है। ऐसे में इस युद्ध में जो है तुर्की पूरी तरह पराजित हो जाता है। तो क्या देखते हैं कि 1827 में रूस, फ्रांस और ब्रिटेन की संयुक्त सेनाएं यूनान के समर्थन में तुर्की के विरुद्ध नवारिनों की खाड़ी में आ जाती इधर तुर्की को केवल मिस्र का सहयोग मिलता है। और इस प्रकार जो है ना कि इस युद्ध में तुर्की पराजित हो जाता है। अब जब तुर्की की सेना हार जाती है तो 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि होती है। एड्रियानोपल की संधि होती है। जब इस युद्ध में तुर्की सेना पराजित हो जाती है तो इस युद्ध को समाप्त करने के लिए
शांति स्थापित करने के लिए 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि होती है। और एड्रियानोपल की संधि में यह निर्णय लिया जाता है कि तुर्की के नाम मात्र के प्रभुता को स्वीकार करते हुए यूनान को स्वायत्त सत्ता प्रदान की जाती है। एड्रियानोपल की संधि में क्या निर्णय लिया जाता है कि जो है तुर्की का नाम मात्र का अधिकार माना जाएगा, केवल यह नाम के लिए होगा, लेकिन वास्तव में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। लेकिन एक बार स्वतंत्रता की आंदोलन उठ जाने के बाद ये जनता 1% भी कम पर तैयार होने को नहीं थी और ये जानती थी कि एक बार जब हमने लड़ा तो अब पूर्ण स्वतंत्रता हमें चाहिए, नाम मात्र का अधिकार भी तुर्की का हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। इसलिए वे लोग इस जो है ना वहां के राष्ट्रवादियों ने, वहां के उदारवादियों ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। यूनान की जनता ने, यूनान के राष्ट्रवादियों ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। अब उधर इंग्लैंड तथा फ्रांस भी जो थे वह भी यूनान के पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे, क्योंकि वो लोग देख रहे थे कि रूस उस पर अपना प्रभुसत्ता जमाने की प्रयास में था। इसलिए इंग्लैंड और फ्रांस भी चाहते थे कि नहीं, यूनान एक पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र बने। और ऐसे में अंततः 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। और इस प्रकार 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाता है तथा बवेरिया के शासक ओटो को यूनान का शासक बनाया जाता है। और इस प्रकार यूनान अब एक स्वतंत्र देश बन जाता है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में हम हंगरी, पोलैंड तथा बोहेमिया में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में भी जानेंगे। तो अगला हमारा जो टॉपिक है यह है हंगरी में किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन को किया जाता है।